नमस्कार साथियों, विंटर सीजन चल रहा है और इस बार की ठंड भी कड़ाके की है। लेकिन नवंबर 2016 की ठंड शायद ही हम भारतीयों में से कोई भूल पाएगा। या तो आ ही गया होगा वो दिन जब 8 नवंबर 2016 को नेशनल टेलीविज़न के माध्यम से मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 500 और 1000 के डिनोमिनेशन के नोट आज से बैन हो जाएंगे, नहीं चलेंगे। रिसेंटली इस बात का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आया है कि नोटबंदी का जो डिसीजन था गवर्नमेंट का वो लीगल था, ओके था, उचित था और इस डिसीजन को 5 जजेस की बेंच में 4:1 इस रेशियो में पारित किया गया। हम लोगों ने नोटबंदी में क्या तकलीफ झेली, क्या समस्याएं हुई, जजेस फेवर में क्या कहना चाहते हैं, अपोजिशन में क्या कहना चाहते हैं, अपोजिशन पार्टीज़ क्या कह रही हैं, हम आम आदमी क्या सोचते हैं इस नोटबंदी के बारे में, इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पासवर्ड। यहाँ पर हम करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनकी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस पसंद है इन टॉपिक्स की तो आप वीडियो को एंड तक देखें, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इस वीडियो के बारे में थोड़ा जानते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, ये आप देख सकते हैं, डीमोनेटाइजेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लॉफुल। 4-1 के अनुपात में उन्होंने डिसीजन दिया गवर्नमेंट के पक्ष में। ये 5 जजेस हैं, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। क्या रूल्स हैं, डीमोनेटाइजेशन होता क्या है, सब चीज़ डिटेल में समझेंगे तभी मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। डीमोनेटाइजेशन होता है एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग ए करेंसी यूनिट। किसी भी करेंसी यूनिट को स्ट्रिप कर देना, यानी कि उसको ख़त्म कर देना। ख़त्म का मतलब ये भी होता है कि या तो वो नोट बंद ही हो जाएंगे या फिर उनकी जगह उसी डिनोमिनेशन की, उसी वैल्यू के नए नोट आ जाएंगे। और ये किया क्यों जाता है? फेक मनी को एबॉलिश करने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को एबॉलिश करने के लिए, ब्लैक मनी या टैक्स इवेजन। ब्लैक मनी जो लोग टैक्स इवेजन करके रखे हुए हैं उनकी सालाना आय दिखाई जा रही है 5 लाख, लेकिन है उनके पास 50 करोड़। तो अगर नोट इतने चेंज हो जाएंगे तो गवर्नमेंट का ये मानना होता है कि ये 50 करोड़ रुपए कहाँ जाके बदले जाएंगे। पुराने नोट तो रद्द ही हो जाएंगे, कागज़ के भाव चले जाएंगे। साथियों, हम देखेंगे डीमोनेटाइजेशन क्या पहली बार हुआ है इंडिया में जो इतना शोर मचा, इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई? नहीं, पहले भी 2 बार डीमोनेटाइजेशन हो चुका है। एक 1946 में, एक 1978 में। 16 जनवरी 1978 को उस समय प्राइम मिनिस्टर थे नीलम संजीवा रेड्डी। ऑर्डिनेंस के माध्यम से हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट्स, ऑर्डिनेंस 1978। तो उस समय भी जनता पार्टी का रोल था। जनता पार्टी बीजेपी की ही एक पेरेंट पार्टी है। तो साथियों, बात ये आती है कि डीमोनेटाइजेशन के 6 साल बाद हम इस चीज़ का डिस्कशन क्यों करते हैं। तो 8 नवंबर को जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, 500 और 1000 के नोट बैन हुए, उसके बाद लोगों ने PIL डालना स्टार्ट किया। PIL डालने का बेस था कुछ, ऐसे ही यूं ही हवाबाजी में नहीं डाल रहे थे लोग। तो उन PILs को लीड करते हुए वित्त मंत्री जो P चिदम्बरम थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, उन्होंने उसको लीड किया, PIL के पूरे बेंच को। सेम मुद्दे पर PIL थी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी वो। तो उसमें जो है 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी। तो उसकी अध्यक्षता में थे जस्टिस अब्दुल नज़ीर। उन्होंने ये कहा कि डिसीजन जो था वो एग्जीक्यूटिव की, यानी कि कार्यपालिका की इकोनॉमिक पॉलिसी थी और उसको हम उल्टा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनका इनडायरेक्टली ये भी कहना हो सकता है कि अगर हम कहें भी कि डिमोनेटाइजेशन गलत था तो भी कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी हम बहुत आगे निकल आए हैं। लेकिन रूल क्या कहता है? कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती। कोर्ट भी इंटरप्रिटेशन अगर कर रहा है तो यूं ही नहीं कर रहा है। RBI एक्ट में रूल लिखा है सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी सीरीज के बैंक नोट्स को इलीगल करार देने की, लेकिन उसमें रिकमेंडेशन होना चाहिए RBI के सेंट्रल बोर्ड की तरफ से। अब यहाँ पे जो एनी सीरीज नाम का वर्ड जोड़ दिया ना, इसकी प्रॉब्लम है। सीरीज और एनी। सीरीज का मतलब होता है, हम आपको एक नोट दिखाएंगे, इस नोट में ये जो है ये सीरीज है। अब इस नोट में मान लो सपोज कुछ लाख नोट छपे इस सीरीज में, तो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर सीरीज को ख़त्म कर सकती है। चीज़ इस बात पर थी कि ये वाइडर है, एनी का यूज वाइडर सेंस में किया जा रहा है कि मतलब कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट नोटों को लेके, या फिर नैरोअर कनोटेशन में किया जा रहा है।
तो साथियों डिसीजन तो आ ही गया कि नोटबंदी लीगल थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन जजेस थे, किसने क्या कहा। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है जिसमें कि अध्यक्षता करते हैं अब्दुल नजीर जी। उसके बाद आते हैं BR गवई, AS बोपन्ना, V रामा सुब्रमण्यन एंड BV नागरत्ना। ये एकमात्र लेडी जज थी उसमें। और ये भी आपको इंटरेस्टिंग बात बताते चलें कि 2027 में यही इंडिया की पहली लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। जस्टिस BR गवई ने क्या कहा कि डिमोनेटाइजेशन में जो है एक रीजनेबल तार्किक नेक्सस था, मिलीजुली सहमति थी गवर्नमेंट की और RBI की। RBI से कंसल्टेशन लेने के बाद ही गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। और ये ऐसा नहीं कि रातों रात ये डिसीजन ले लिया गया हो, जैसे रात में टेलीविज़न पे आए नरेंद्र मोदी जी। नहीं, ये 6 महीने से गवर्नमेंट और RBI इस मुद्दे को लेकर पूरी प्लानिंग में थे, ऐसा जजेस ने कहा। जस्टिस नजीर जी ने ये कहा कि हमें जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर हमें अपने आप को थोड़ा सा रोकना चाहिए एज जुडिशरी, क्योंकि गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है और लेजिस्लेटिव होता है। तो तीनों अंगों में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और हमें जो है जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उन मैटर्स में ज़्यादा टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जो जज अगेंस्ट में थे उनका भी तर्क कमज़ोर नहीं है। आप देखिए ध्यान से, BV नागरत्ना जी ने ये कहा है कि सेंटर की पावर जो है अंडर सेक्शन 26(2) उसमें ये कहते हैं कि वो स्क्रैपिंग तो कर सकते हैं 500 और 1000 के नोटों की, लेकिन वो जो है गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन के द्वारा होनी चाहिए, नॉट नोटिफिकेशन। देखिए इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो है पार्लियामेंट का काम है। लेजिस्लेशन यानी कि कानून बनाना, ये काम पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में हर एक पार्टी का मेंबर मिलेगा आपको, और वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हमने चुनाव करके आम आदमी पार्टी का भेजा, कांग्रेस का भेजा, सपा का आदमी भेजा, बसपा का आदमी भेजा, BJP का भेजा, यानी कि हर व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है। तो अगर वहाँ डिसीजन होगा तो फेयर डिसीजन होगा, और 26 सबसेक्शन 2 भी यही कह रहा है। दूसरा ये था, इन्होंने कहा कि RBI के द्वारा कोई भी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं लगाया गया, मतलब RBI ने दिमाग लगाया ही नहीं। पूरी एक्सरसाइज जो है नोटबंदी की 24 घंटे के अंदर अंदर फाइनल कर दिया गया कि चलो ठीक है, कल से ये वाले नोट बंद कर दिए जाएँ। नहीं तो इतनी कैश की क्राइसिस और इतनी हैंडलिंग इनकैपेबिलिटी नहीं देखने को मिलती। साथ ही साथ अपोजिशन भी क्वेश्चन करता है। मेरा ये मानना है साथियों, आपका क्या मानना है, आपकी राय अलग हो सकती है। मेरा ये मानना है कि अपोजिशन जो भी क्वेश्चंस उठाता है उसमें कुछ ना कुछ तो दम होती है। कांग्रेस ने कहा कि ये जो बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को बनाए रखा, यानी कि नोटबंदी को सही करार दिया, ये मिसलीडिंग है, रॉन्ग है, गलत है। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस था उसको सही ठहराया है, लेकिन इसके आउटकम क्या थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, जो एम थे, जो उद्देश्य थे कि नोटबंदी करने के बाद टेरर फाइनेंसिंग बंद हो जाएगी, ब्लैक मनी वापस आ जाएगी, 15-15 लाख रुपए, ये सब जो बड़े बड़े वादे थे कहाँ अचीव हुए। तो उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर को लोगों से, जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपना तुगलकी फरमान दे दिया, रातों रात नोट बंद, लेकिन उसकी वजह से जो छोटे मोटे फैक्ट्रीज थे, MSME थे, इनफॉर्मल सेक्टर थे, गरीब थे, बेचारे मजदूर थे, इन चीज़ों के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। पब्लिक ओपिनियन का भी हम देखेंगे, पब्लिक ओपिनियन भी देखेंगे, साथ में इसके आउटकम भी देखेंगे। आउटकम जिसकी बात अपोजिशन हमेशा से करता आ रहा है कि क्या ऑब्जेक्टिव आए, तो हम ये देखेंगे कि 99.3% नोट वर रिटर्न टू बैंक। जब इन्होंने ये घोषणा की कि डिमोनेटाइजेशन किया जाता है भाई, अपने अपने नोट ले जा करके यहाँ पर आप बैंकों में जाके बदलवा सकते हैं। जब नोटों की फाइनल गिनती की गई तो उसमें 99.3% जो जारी किए गए नोट थे RBI के द्वारा वापस आ जाते हैं। अब बचा कितना, 0.7%। उसमें भी भूटान में कुछ हमारी करेंसी रखी हुई रहती है उनकी इमरजेंसी हेल्प के लिए। साथ ही साथ कुछ NRI जो नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, बाहर जॉब करते हैं, उनके पास करेंसी होती हैं। कुछ जो है मंदिरों में, ट्रस्ट में, क्योंकि कई मंदिरों ने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि हमारी ये करेंसी ले करके इसको चेंज कर दें, तो गवर्नमेंट मानी नहीं। ऐसी जगहों में होते हैं वो। तो ये जो टोटल पार्ट था ये 0.5% था। बची हुई करेंसी है 0.2%। इतनी करेंसी के लिए गवर्नमेंट ने कितना खर्च कर दिया, वो था डिमोनेटाइजेशन कॉस्ट 1.2 लाख करोड़।
अब ये 0.2% करेंसी से कई गुना ज़्यादा है। तो ये जो खर्च हुआ एक्स्ट्रा, ये वापस कहाँ से आएगा? और जो तुम्हारे उद्देश्य थे डिमोनेटाइजेशन करने के, नोटबंदी के, वो भी फुलफिल नहीं हुए। अच्छा, दूसरा मुद्दा ये है कि फेक करेंसी को टैकल करने के लिए नोटबंदी की गई, जबकि सोशल मीडिया में फेक करेंसी के वीडियोज़ तीसरे ही दिन आ गए थे। कैशलेस इकोनॉमी की अगर बात करें तो जैसे ही कैशलेस इकोनॉमी, जैसे ही नोटबंदी की, उसके तुरंत बाद लोगों ने, जैसे ही कैश आया मार्केट में, लोगों ने कैश को फिर से अपनाना स्टार्ट कर दिया। वो भी उतना सक्सेस नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, 150 से ज़्यादा लोग जिनकी रिपोर्ट सामने आई, नोटबंदी की वजह से हॉस्पिटल के बाहर इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। बीजेपी का ये मानना है कि जो नोटबंदी थी वो एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट था, लोगों को केवल कुछ दिन की प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। लेकिन आप ये बताइए, ये जो 150 लोगों की डेथ हो जाती है, ये क्या शॉर्ट टर्म इफेक्ट था? क्या वो लोग वापस आएंगे थोड़े दिन के बाद? तो बड़ा ही रिडिकुलस लगता है। लोगों का अपना अपना अलग अलग व्यू है। डिजिटलाइजेशन, जो इन्होंने एक कमेंट किया भूषण चौहान जी हैं, डिमोनेटाइजेशन इज इक्वल टू बिगनिंग ऑफ भारत डिजिटलाइजेशन, मानते हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया को वैसे भी बढ़ावा दिया जा सकता था, केवल डिमोनेटाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। कुछ लोगों का जो क्रिटिक है इनके, उनका ये मानना है नेक्स्ट टाइम इट विल बी थ्रू फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनका मानना है कि गवर्नमेंट अपने मनमानी करती है, अगली बार जब नोटबंदी करनी होगी तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेंगे और तब कुछ नया करेंगे। तो ये अपने अपने व्यूज़ हैं। आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट में बताएं, हमें अच्छा लगेगा आपके व्यूज़ को देखकर। तब तक के लिए मिलते रहेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। सी यू सून। जय हिंद।